4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। विकास की राह में कांटे बिछाए, विपक्ष ने बस वादे सुनाए, कुर्सी की चाह में हर दिन बहाना, जनता ने समझा अब खेल पुराना। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी है, जिनको पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी औकात दिखा दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं पर बड़ा एक्शन लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। फिर बात होगी समाप्तवादी मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। इस बार योगी सरकार पर नहीं, बल्कि बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, जिसको लेकर अब माहौल गर्मा गया है। साथ ही बात होगी कांवड़ यात्रा से पहले के बवाल की, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम से दुकान चला रहा था, जिसको लेकर हिंदू संगठन का हंगामा देखने को मिला। बताएंगे आपको पूरा मामला। और आखिर में बात होगी संविधान की। संविधान में संशोधन करने के विवाद पर अब सपा सांसद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या बोले नेता, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से जुड़ी है। नेता का जैसे नाम है वैसे ही काम भी है। दरअसल कौशांबी में पाल समाज की नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी रविवार को पीड़िता के परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कौशांबी जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि इससे माहौल खराब हो सकता था। क्योंकि नेता हंगामा कर रहे थे, इसलिए उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस भेज दिया गया, यानी उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जिस पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दे रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन के सामने 2 विकल्प रखे, या तो उन्हें सीमित संख्या में पीड़िता के घर जाने दिया जाए, या फिर पीड़िता के परिजनों को सर्किट हाउस लाकर उनसे मिलवाया जाए। बता दूं कि सांसद की दोनों ही मांग पूरी नहीं हुई और ये अफवाह फैलाई गई कि सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने प्रयागराज में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से आजाद पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी पलट रहे हैं, उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को शायद पता नहीं है कि यूपी में किसका कानून है। सीएम योगी की सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्पातियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी ये कार्यकर्ता जो कूद कूद कर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनका फुटबॉल बना दिया जाएगा। 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उत्पातियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है, जिनकी संख्या 20 से ज्यादा है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला, इस पूरे हिंसा को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया, और दूसरा, क्या ये दलित लड़की के साथ हुए उत्पीड़न मामले को ढकने की कोशिश है, यानी ध्यान भटकाने की कोशिश है। खैर, अब इस मामले पर जांच हो रही है और जल्दी इन सवालों से भी पर्दा हट जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो समाप्तवादी मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिन्होंने एक बार फिर सुर्खियों में रहने के लिए बयान दिया है। दरअसल यूपी के इटावा में 2 कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र करते हुए उन पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया है।
सपा अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इटावा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। आप पता लगवा लीजिए, वो अंडर टेबल पैसे लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कथावाचक में न जाने कितनी कीमत होती है उनकी। उन्होंने कहा कि कथा तो हर समाज के लोग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसका नाम होगा उसका दाम भी होगा। अगर कोई बाबा अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचा है कि वो पैसे डिमांड करे तो इसमें गलत क्या है। लेकिन एक बाबा के लिए सपा मुखिया ने जो भाषा, जो टोन यूज की है वो बहुत चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि सपा मुखिया ने दोनों कथावाचकों को पार्टी दफ्तर बुलाकर उनका सम्मान किया था और उन्हें 51,000 रुपए का इनाम दिया था, जिसके बाद से उन पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि पूरा विवाद ही सम्मान का था और अखिलेश यादव उन कथावाचकों को पैसे दे रहे हैं। क्यों? वो पैसे से सम्मान खरीदने की सोच रखते हैं। इसलिए अगर सपा मुखिया को ये मामला इतना ही चुभ रहा था तो उनको सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए था, ना कि राजनीति। हालांकि अब इस मामले को लेकर एक तरफ कथावाचक पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर आपदा में अवसर वाली राजनीति पर आरोप लग रहे हैं। और अब धीरेन्द्र शास्त्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, उन पर आरोप लगाना न केवल धीरेन्द्र शास्त्री को निशाना बनाती है, बल्कि उन भक्तों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो धीरेन्द्र शास्त्री को सुनती है और चुनाव में वोट भी देती है। अब ये बयान अखिलेश यादव को कितना भारी पड़ेगा, ये तो आगामी चुनाव के नतीजे में सामने आ जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो फर्जीवाड़े से जुड़ी है। दरअसल कांवड़ यात्रा से ठीक पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में हंगामा खड़ा हो गया है। स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा कांवड़ मार्ग पर चलाए जा रहे पहचान अभियान में उस समय बवाल मचा जब एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंची। यहाँ टीम ने जब ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे तो कर्मचारियों ने कार्ड नहीं दिखाया। शक होने पर जब टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया तो उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया। आरोप है कि इसके बाद हिंदू संगठन की इस टीम ने एक होटल कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की ताकि उसकी पहचान की जा सके। इसके चलते होटल पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बामुश्किल मामले को शांत कराया। मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर लगभग 5,000 लोगों की अपनी टीम लगवाई है, जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर ये पहचान करेगी कि उस जगह पर काम करने वाले कर्मचारी और उनका मालिक कौन है। टीम ये भी देखेगी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति अपना होटल, दुकान, ढाबे तो नहीं चला रहा है। इसी पहचान अभियान के तहत एक टीम पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंची थी। इस टीम के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस ढाबे का मालिक मुस्लिम है और इस होटल पर काम भी मुस्लिम कर्मचारी ही करते हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा अभी चल ही रहा है ताकि कोई भी कट्टरपंथी कांवड़ ले जाने वाले को मांसाहारी खाना ना खिला दे यात्रा भंग करने के लिए, क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी देखा था किस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान मांस फेंक दिया जाता था, दुकानों में फर्जीवाड़ा करते थे और तो और पत्थरबाजी भी की जाती थी। लेकिन अब योगी राज में सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के उत्पाद को बख्शा नहीं जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो संविधान संशोधन से जुड़ी है। दरअसल बीजेपी और संघ नेताओं की संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाए जाने की मांग पर पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर संविधान से ये शब्द हटे
तो फिर से मनुवाद आ जाएगा। इस बीच उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर भी अपनी बात रखी है और बताया कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी का सिलसिला रामपुर से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने लिस्टों में हेरफेर कर चुनाव को जीत लिया था। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि ये देश पिछले 10 सालों से सांप्रदायिक देश हो रहा है और मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। अब अगर संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा देंगे तो यहाँ फिर से मनुवाद आ जाएगा। श्रावण जाति के लोग शूद्रा को परेशान करेंगे, वही सब कुछ होगा जो पिछले दिनों आपने इटावा में देखा। फिर हर बड़ा इंसान छोटे इंसान को दबाएगा और हर बड़ी जाति वाले छोटी जाति वालों का खून खराबा करेगा। किसी का सर मुंडवाया जाएगा, किसी की चोटी काटी जाएगी। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था, ये तो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अब देश आजाद हो गया है तो इन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। अगर समाजवाद खत्म हुआ तो छुआछूत और मनुवादी सोच फिर से वापस आ जाएगी। ये लोग जातियों में बांटकर और छुआछूत करके हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश किसके कार्यकाल में हुई है ये तो हम सब जानते हैं। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।